कॉलेज युवकांशी संवाद साधत आहेत। वरळीच्या डोममध्ये तरुणांसाठी युथ कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि याच कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती आहे। फडणवीस हे आज कॉलेज युवकांशी संवाद साधत आहेत आणि याच निमित्तानं त्यांची एक मुलाखत सुद्धा होणार आहे। विविध विषयांवर मंथन केलं जाईल, आपलं मत ते मांडतील। सध्या ते वरळीमध्ये आहेत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या खास कार्यक्रमाच्या निमित्तानं पोहोचलेले आहेत, तर त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी कॉलेज युवकांची मोठी गर्दी सुद्धा आहे आणि या कार्यक्रमाला सुरुवात झालेली असून या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं युथ कनेक्टच्या निमित्तानं विविध गोष्टींचं सादरीकरण सुद्धा होत आहे आणि सुरुवातीला आता देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत सुद्धा होणार आहे। मुख्यमंत्र्यांचा युथ कनेक्ट हा कार्यक्रम आहे आणि त्या निमित्तानं त्यांची उपस्थिती पाहायला मिळते। सर एक चीज उसमें थी जो 16 से 22 साल के बच्चे चलाते संस्था। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, आई एम 22 years old. But thank you for being a part of the program and thank you for agreeing to talk to young people. Sir, मुझे पता है that there is a lot that has happened since the first time I had invited you to an IMON conference. This was in 2015-16. आप नागपुर में आए थे सर, तो तब से लेके अब तक महाराष्ट्र में काफ़ी प्रगति हुई है सर। One of the things that I am most happy about is मैं always late होता हूँ to reach the airport. तो आपने कोस्टल रोड बना दिया, तो अभी कोस्टल रोड सीलिंग वगैरह से we reach much faster. So thank you for that. But अभी मैं फ्लाइट मिस नहीं करता। यदि फ्लाइट मिस करता हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड को बोलता हूँ, देवेन भाव को मैं जानता हूँ, ये देखो पिक्चर है। तो वो मुझे देख के बोलते गप बस, don't crack jokes, anybody can make pictures from artificial intelligence. But sir, yet there is a long way to go when it comes to decongesting Bombay. Yet there are traffic jams that take place, yet there is so much of difficulty in terms of movement in the city. यदि मुंबई को बर्लिन, टोक्यो और सिंगापुर से आगे लेके जाना है, like you've mentioned so many times, what is your vision in order to make that? सबसे पहले I would like to congratulate you for creating this beautiful platform, and you have been inspiring all the youth for such a long time, and the work you have done is incredible. So congratulations. Thank you, sir. And I have seen this journey. I have been part of it, and I think you have done really a wonderful thing. आपने जो अभी बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि मुंबई में अभी जो हुआ है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। In next 5 to 7 years we are going to transform Mumbai. और देखिए, ये केवल बोलने की बातें नहीं है। मैं जिस समय कोस्टल रोड की बात करता था, मैं अटल सेतु की बात करता था, मैं मेट्रो की बात करता था, तो कई लोग मुझे ट्रोल भी करते थे। हमारी विपक्षी पार्टियां भी उस समय विधानसभा में मेरा मखौल उड़ाती थी, लेकिन आज वो सारी चीजें हुई है। और अब देखिए कि मुंबई को अगर डीकंजेस्ट करना है तो यहाँ पर साउथ से नॉर्थ तक की कनेक्टिविटी, ईस्ट से वेस्ट तक की कनेक्टिविटी, ये आपको हर तरीके से इंप्रूव करनी पड़ेगी। अभी हम लोगों ने कोस्टल रोड बनाया है, ये अपने सीलिंग तक पहुंचा है, सीलिंग बांद्रा तक पहुंची है। अब बांद्रा से वर्सोवा हमारी सीलिंग का काम चल रहा है, जो 4 जगह जुहू या अलग अलग जगह पर मिलेगी। और वर्सोवा से दहीसर और दहीसर से लेकर भाईंदर,
ऐसी एक और लिंक का हमने काम शुरू किया है, जिसमें कुछ क्रिक ब्रिजेस हैं और कुछ उसमें टनल्स हैं। तो एक प्रकार से नाउ वी आर क्रिएटिंग एंटायर पैरेलल रोड। अभी देखिए मुंबई का जो ट्रैफिक है, 60% ऑफ मुंबई मूव्स ऑन वेस्टर्न एक्सप्रेसवे। तो अंटिल यू डीकंजेस्ट द वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, जी सर, आप मुंबई को इस जंजाल से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये टोटली पैरेलल रोड तैयार हो रहा है, और एक ऐसा रोड तैयार हो रहा है जिसमें देयर इज नो बैरियर, जिसकी आज मुंबई की हमारी एवरेज स्पीड 20 है, 20, समटाइम इट कम्स डाउन टू 15 पीक आवर्स में, बाकी समय तो थोड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन ये एक ऐसी लिंक हम तैयार कर रहे हैं जहां पर आप एवरेज स्पीड 80 रख सकते हो, नॉट लेस देन 80। तो इसके कारण एक और मुंबई डीकंजेस्ट होगी। उसके साथ साथ ठाणे से बोरीवली का टनल है, फिर मुलुंड से गोरेगांव का टनल है। ये सारे टनल्स ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के लिए हमको एक प्रकार से इसकी मदद होगी। इसके साथ साथ और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को बोरीवली से गोरेगांव तक एक पैरेलल रोड हम लोग तैयार कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ जो अटल सेतु है, उस अटल सेतु को जोड़ने के लिए हम लोग वर्ली से एक शिवड़ी तक एक ब्रिज तैयार कर रहे हैं, जो अगले साल तैयार हो जाएगा। तो सीधा जो हमारे सबर्ब्स के लोग हैं, इनको अगर न्यू मुंबई एयरपोर्ट जाना है तो सीधा ये कोस्टल रोड पकड़ेंगे और इस रोड से वहां तक पहुंच पाएंगे। फिर हम लोग ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से जहां पर हम लोग लैंड करते हैं, वहां से बहुत ज्यादा हम लोगों को ट्रैफिक जाम मिलता है। तो वहां से टनल का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है, जो अगले 3 साल में हम कंप्लीट करेंगे। ये टनल सीधा चौपाटी पर आएगा, तो उसके कारण ये जो पूरा घूमकर ट्रैफिक आना पड़ता है और जो जाम होता है वो समाप्त हो जाएगा। तो एक प्रकार से कंप्लीट। और फिर अभी हम लोगों ने काम शुरू किया है कि जो हम लोग वर्ली बांद्रा सी लिंक पर जहां बांद्रा में आते हैं, वहां से हम एक सीधा टनल बीकेसी निकालेंगे। तो कंप्लीट बीकेसी को डिकंजेस्ट करेंगे और बीकेसी से सीधा हम लोग उस टनल को ले जाएंगे डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो उसके कारण अभी आपको साउथ मुंबई से अगर वहां पहुंचना है तो शायद थोड़ा समय लगता है। जी सर, मैं ऐसा मानता हूं 20 मिनट में आप पहुंच जाओगे। तो इतना ये सारा। और अभी कंप्लीट हम लोग एक प्लान तैयार कर रहे हैं पाताल लोक तैयार करने का। जी, पाताल लोक का मतलब यह है कि मुंबई में कंप्लीट टनल्स का एक नेटवर्क हम तैयार करेंगे, पैरेलल नेटवर्क, जो पूरी मुंबई को डीकंजेस्ट करेगा। इसके साथ साथ आपने देखा हमने मेट्रो का जो नेटवर्क तैयार किया है, चाहे वो अंडरग्राउंड मेट्रो हो, ये सारा एवरी ईयर वी आर गोइंग टू डिलीवर 50 किलोमीटर ऑफ मेट्रो। तो 50 किलोमीटर की मेट्रो हम लोग हर साल डिलीवर करेंगे। तो अगले 4 सालों में पूरी कनेक्टिविटी मेट्रो की आपको 100% तैयार मिलेगी और आप मुंबई में कहीं से भी कहीं पर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा पाओगे। और उसके साथ साथ आपको मालूम है हम लोगों ने अभी मुंबई वन ये ऐप भी लॉन्च किया है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मुंबई वन इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू कम्यूट, क्योंकि इसके ऊपर आपका जो जर्नी है उसको प्लान भी कर सकते हो और सिंगल प्लेटफॉर्म पर एक टिकट आपने ले लिया तो यू कैन यूज द सबर्बन रेलवे, यू कैन यूज द मेट्रो, यू कैन यूज द मोनो, यू कैन यूज द बस। तो सारी सिस्टम्स। और इसके साथ साथ जो हमारी सबर्बन रेलवे है, जो मुंबई की लाइफलाइन है, जो करीब 90 लाख लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है, अब हम लोगों ने कहा कि मेट्रो तो हमने इतनी अच्छी दे दी, लेकिन सबर्बन रेलवे में आज भी लोग लटक लटक के जाते हैं, अटक अटक के जाते हैं। और जो असली मुंबईकर है वही ट्रैवल कर सकता है, बाहर का आदमी तो उसमें पीक टाइम में घुस भी नहीं सकता। अभी उसको पूरा ट्रांसफॉर्म हम कर रहे हैं। हम लोग उसको सारे कोचेस जो है ये मेट्रो जैसे हम कर रहे हैं, फुली एयर कंडीशन और उसके डोर क्लोज होने वाले। और इसमें ताली इस बात पर बजाइए, इस बात पर मत बजाइए, ताली इस बात पर बजाइए कि इतनी सुंदर हम रेलवे देंगे, लेकिन सेकंड क्लास का फेयर 1 रुपए से भी नहीं बढ़ाएंगे। उतने ही फेयर में, अरे वाह, उतने ही फेयर में लोगों को मेट्रो का एक्सपीरियंस ये हम हमारी सबर्बन रेलवे में देंगे। इसके साथ साथ हम लोग कुछ और प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट है। पिछले समय फर्स्ट रोरो सर्विस में जब पिछले समय सीएम था, हम लोगों ने शुरू की जो अलीबाग की तरफ जाती है। अभी हम लोगों ने कंप्लीट एक वाटर ट्रांसपोर्ट का एक नेटवर्क तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा न्यू मुंबई एयरपोर्ट है, ये
पिछले अगले 1-2 सालों में भारत का पहला एयरपोर्ट होगा जहां से आप वाटर टैक्सी से गेटवे ऑफ इंडिया आ पाएंगे। अरे वाह। सो वाटर टैक्सी हम लोग वहां शुरू कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक 360 डिग्री प्लान, कनेक्टिविटी का प्लान, और ये केवल कागजों पे नहीं है, एवरीथिंग इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। जैसे मैंने आपको जितनी चीजें बताई, हर चीज अलग अलग स्टेजेस पर है, पर इंप्लीमेंटेशन में। थैंक यू। दिस इज अ 360 डिग्री होलिस्टिक वेलनेस प्लान फॉर मुंबई। बट सर, ये आपने जो सारी चीज बताई अभी, तो मतलब ट्रेन ट्रैवल विल बिकम इजी फॉर एवरीबडी फ्रॉम साउथ बॉम्बे। Yeah, absolutely. You are going to transform railways also in a way in and around Bombay, sir. एक चीज सर आपको पूछनी थी इसके बारे में। आपने ये सारे प्लान बताए, and I've seen, and I keep saying this, that my favorite chief minister, and I'm not saying it because he is in front of me, but I've said this on multiple occasions to people from the last 14 years, some now who are a part of government across parties, is my favorite chief minister is this man who's sitting out here. And the reason again, please don't clap on this, the reason again is because he does what he says. But sir, I want to ask you this, sir, आपने ये प्लान तो बहुत उम्दा बताया. By when can we hold you accountable saying ये तारीख तक सर ये सारी चीज हो जाएगी? देखिए, एवरी ईयर, जी सर, हर साल जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेट्रो हम हर साल 50 किलोमीटर डिलीवर करेंगे। अभी कई हमारे ये जो टनल्स के प्रोजेक्ट है, इसमें TBM इज ऑलरेडी इनसाइड। जी सर। तो बाहर तो निकलेगी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यू शुड एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 5 years, बहुत बड़ा। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी है कि जो बियॉन्ड उसके जाएंगे, बट ऑल दीज प्रोजेक्ट्स विल बी ओवर बाय 2032. 2032, yeah. All projects will be over. Yes. Sir, you will be yet in politics at, I'm sure in different. I hope so. and sir, hopefully I will yet be looking 22. So I will yet call you again, sir, and then ask you, sir, 2032 में, sir, ये सारी चीज आपने promise की, and please if it is completed. Sir, दूसरी चीज जो आपको पूछना चाहता था मैं, sir, is in regards to young people. Today Gen Z is in front of us, sir. तो Gen Z audience में, sir, कई बार बातचीत जब फ्रैंकली होती है, एंड सॉरी आई नो यू आर मुख्यमंत्री सर, बट फ्रैंकली आपसे बात करूं, दैट कई बार लोग बोलते हैं सेइंग दैट पॉलिटिशियंस आर करप्ट ऋषभ. यू नो, पॉलिटिशियंस आर नॉट रेड फ्लैग्स, दे आर रेड फॉरेस्ट. सी, दे से दैट. तो कई बार ऐसा परसेप्शन बन जाता है, एंड सर परसेप्शन इसलिए बनता है when we have a conversation is that sir, BMC के लास्ट चुनाव में 216 लोग जो कंटेस्ट किए सर अक्रॉस अलग अलग पार्टीज, they had criminal records. So Parliament also today, 46% of the parliamentarians have criminal records, 27 are convicted criminals, sir. So kahi bar the perception that comes across because of all of this, which is that all politicians and young people, all politicians are corrupt, A, which I keep telling them that is not the case. There is an honest politician who's sitting in front of you. But B, that why should we be interested in politics if these are the people who govern us? ये प्रश्न उठता है सर. तो उस पे कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो होती है इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे सोसाइटी को शेप भी करती है. तो आज हम लोग ये देखें तो हमारी चाहे वो पॉलिटिक्स हो या अलग अलग प्रकार की इंस्टीट्यूशंस हो, इसमें निश्चित रूप से हम लोगों को गलत लोग भी दिखते हैं. ऐसा नहीं मैं कहता कि सब अच्छे लोग हैं, गलत लोग हैं, कुछ क्रिमिनल्स भी है, कुछ करप्ट लोग भी है. लेकिन ऐसा कह देना कि ये पूरा सिस्टम खराब है, ये भी गलत है, क्योंकि ये सिस्टम अगर खराब होता तो इतनी तेजी से हमारा देश आगे नहीं जाता. और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में इस यूनियन गवर्नमेंट पर करप्शन का एक भी आरोप नहीं लगा है, नॉट अ सिंगल, कोई नहीं लगा पाया. तो अगर हम चाहे तो उस प्रकार से चला सकते, ये चलता है. हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आज भी नीचे के लेवल पर या स्टेट्स में कई बार करप्शन के मसले उठते हैं. 2 चीजें होती है कि एक तो अगर कोई करप्शन का मामला होता है तो उस पर एक्शन लेने का आप काम करते हैं कि नहीं, मतलब वो आप में जज्बा है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है. तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने निश्चित रूप से ये हमेशा दिखाया है. और मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं, जो भी डेमोक्रेसी में ये कहते हैं कि भाई हम लोग
आप मतलब इतने करप्ट लोग हैं, इतने गलत लोग हैं, तो हम लोग क्यों डेमोक्रेटिक से पार्टिसिपेट करें? तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो वही से लोग रहेंगे, लोग बदलेंगे ही नहीं। आपने लोग बदले। देखिए अल्टीमेटली जो हमारे देश में 2009 से 2014 तक एक करप्शन का एपिटोम हमने देखा, और उसके बाद लोगों ने बदला, लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, तो देश बदला ना, देश में बदलाव हमने देखा। मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली आप उंगली दिखाकर कोई चीज बदल नहीं सकते। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। उसका पार्ट होने के बाद ही आप उसको बदल सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिसको लगता है मेरा देश अच्छा होना चाहिए, जिसको लगता है मेरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अच्छे होने चाहिए, जिसको लगता है मेरे पॉलिटिशियंस अच्छे होने चाहिए, उसने वोट करना चाहिए, उसने पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उसने एवेड सिटीजन होना चाहिए। केवल हम गप्पे मारे, आपस में बैठकर लोगों की ओर उंगलियां बताए, इससे कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन हम पार्टिसिपेट करके ही कर सकते हैं, और वो परिवर्तन हमको करके दिखाना होगा। दूसरा एक परसेप्शन जिसको मैं यहां तोड़ना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि हमारे पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स नहीं है, लेकिन ये जो 40% का जो आंकड़ा आता है ना, ये बड़ा मिसलीडिंग है। इसका कारण यह है कि देखिए हमारी डेमोक्रेसी में अलग अलग प्रकार के आंदोलन होते हैं। जी सर। और ये जो सारे आंदोलन होते हैं, इन आंदोलनों में कई बार हम रास्ता रोको करते हैं, कभी चक्का जाम करते हैं, कभी हम लोग कहीं बैठ जाते हैं तो अनलॉफुल असेंबली हो जाती है। ऐसे सारे जो आंदोलन होते हैं, इन आंदोलनों में जो हमारे ऊपर पुलिस को तो कार्रवाई करनी पड़ती है। अब अनलॉफुल असेंबली यानी चोरों की असेंबली भी अनलॉफुल होती है, और अच्छे लोग भी बिना परमिशन के अगर कोई एक आंदोलन कर दे तो वो भी अनलॉफुल असेंबली है। सो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलिटिकल क्राइम एंड अ नॉर्मल क्राइम। एनीथिंग यू डू इज ट्राइबल बाय आईपीसी, यानी अभी जो भारतीय न्याय संहिता हुआ है उससे वो ट्राइबल होता है। तो आप अगर, जैसे मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं कि चूंकि हम लोग तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए, तो हर महीने आंदोलन करते थे, कभी हम लोग यूनिवर्सिटी में घेराव करते थे, कभी रास्ता रोको करते थे, बहुत उस समय करते थे, तो कई हमारे ऊपर केसेस थी। तो मुझे आज भी याद है कि 2016 में शायद एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल एक न्यूज आइटम था, और उसमें कहा था कि हमारे देश के जो चीफ मिनिस्टर्स है, इन पर देखिए कितने क्रिमिनल मामले चल रहे हैं। उसमें पहले नंबर पर मैं था और सेकंड नंबर पे केजरीवाल जी थे। तो उस समय चूंकि उस समय मेरे ऊपर 35 केसेस थी, लेकिन एक भी केस मॉरल टर्पिट्यूड की नहीं थी, एक भी केस किसी गलत काम की नहीं थी। ये सारी केसेस जनता के लिए मैं लड़ा था, जनता के लिए मैंने आंदोलन किए थे, उन आंदोलनों की केसेस थी। तो ये जो 40% आपको क्रिमिनल दिख रहे हैं ना, ये 40% में 10% लोग जरूर गलत है, पर 30% ये डेमोक्रेटिकली लोगों के लिए फाइट करते हुए उनके ऊपर केसेस लगी है। तो कई बार मैं भी एक पेपर में पढ़ता हूं तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि भाई इस प्रकार से हमारी संसद को, क्योंकि मैं एक बात तो कह सकता हूं जी सर, चाहे वो संसद हो या महाराष्ट्र की असेंबली हो जी, इसका आज भी आप क्वालिटेटिवली अगर आप लोग इसमें जो काम चलता है, देखिए हमको तो दिखाई पड़ता है जो उसमें गड़बड़ होती है, लोग नारेबाजी करते हैं, वो तो ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जो क्वालिटेटिव काम इसमें होता है, जिस प्रकार के कानून यहाँ पर बनते हैं, उसमें जिस प्रकार की डिबेट्स होती है, तो मुझे लगता है अमेजिंग है, बहुत जबरदस्त है। वो कभी अगर कोई फॉलो करे तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारी संसद के लिए उनके मन में जो आदर की भावना बढ़ेगी। एब्सोल्युटली, आदर की भावना बढ़ेगी, और वही प्रयास है सर, आयमन का भी वही प्रयास है। उसके लिए आप देखते हैं कितने लोग आगे जाके दे ज्वाइन पॉलिटिक्स सर। बट आई एम ग्लैड यू क्लैरिफाइड जो आपने बताया। That is why I did mention, sir, there are 27 convicted, but there are 46% who are accused. But sir, I'm glad you mentioned all of these things. दूसरी चीज सर, यूथ के बारे में बात कर रहे हैं। So I've seen all types of quotas, sir. जब मैं कॉलेज में था तभी HR कॉलेज में सिंधी कोटा था, बाद में NM कॉलेज में गुजराती कोटा है। हर एक कॉलेज में अलग अलग कोटास होते हैं। मराठी कोटा इज ऑल्सो देयर, वी आर इन महाराष्ट्र सर, इट इज इंपॉर्टेंट। बट सर कई बार मैं सोचता हूँ सर, बिकॉज देर आर सो मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड विच हैव ऑलरेडी डन दिस। इंडिया टुडे इज
a very young country. Average age is 28. And sometimes it happens, sir, that young people are not given enough representation in politics. So, sir, I'm just an idea. Please, this is crowdsourcing of questions. बाद में ये question आया है. Just as an idea, how would there be a possibility at some point in the BMC elections or going forward that some percentage of seats, whether 5% or 10%, are reserved for people who are below the age of 35? मैं बीजेपी की बात कह सकता हूं और मुझे लगता है बीजेपी में एटलीस्ट 40% ऑफ देम विल बी बिलो 35. 40%. क्योंकि देखिए अल्टीमेटली 40% बिलो 35 इन BMC इलेक्शन. पक्का देख लीजिएगा. बिल्कुल यंग लोग सारे आपको दिखाई पड़ेंगे. हम लोग यंग लोगों को ही उसमें आगे ले जाएंगे. और एक्चुअली मैं ऐसा मानता हूं कि ये प्रोसेस है. देखिए जैसे एक समय ऐसा था कि हमारे देश की पॉलिटिक्स में देश के यंग लीडर्स कौन हुआ करते थे? प्रमोद महाजन जी थे, राजेश पायलट जी थे, माधवराव सिंधिया जी थे. They were young Turks. And when they were young Turks of Indian politics, they were 60 already. वो 60 साल के थे उस समय. लेकिन they represented the youth. तो अब धीरे धीरे वो सारा चीजें बदलती जा रही है. अब यूथ की परिभाषा भी पॉलिटिक्स में बदली है. पहले लोग ये कहते थे कि भाई पॉलिटिक्स में तो 45 के बाद तो सोचना चाहिए आपने चुनाव लड़ने का, उससे पहले चुनाव लड़ने का सोचते क्यों है? आज आप अगर देखेंगे तो हमारी असेंबली में बीजेपी के जो हमारे सारे एमएलएज है, इसमें वी हैव 137 एमएलएज. इसमें से मैं ऐसा मानता हूँ कम से कम 30 से 32 लोग ऐसे कि जो 35 के नीचे या 35, 36, 37 इस रेंज में है. तो ये ऑलरेडी इट इज कमिंग डाउन लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली जब इट्स अ यूथफुल कंट्री और जहां एवरेज एज 27 है, तो लोग कनेक्ट होते हैं. और कनेक्ट होने के बाद उनको वोट भी लोग करते हैं. तो मुझे लगता है कि ये हम करेंगे. आई एम एक्साइटेड. ये सुन के आर यू गाइस एक्साइटेड? You'll have politicians in the audience. You'll have politicians on this side who will be essentially your seniors from school and college. And यही तो चीज चाहिए, sir. I'm so glad that you mentioned this. Amit Satam sir is sitting also in the first row, president of BJP. Sir, he also represents youth. I know, sir. We are going to follow up with you, sir, now on this promise of 40% below the age of 35. But sir, the other question about young people, कई बार राजनीति में चले जाते हम लोग तो बोलते रीड एवरीवन, दैट प्लीज रीड हेगडेश्वर जी, रीड गांधी जी, रीड ऑल सॉर्ट्स ऑफ बुक्स. सर वो लोग जब राजनीति में चले जाते हैं या फिर बाहर से भी दिखते हैं तो दे बिकम पैशनेट अबाउट आइडियोलॉजी. दैट एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु जॉइन द संघ आल्सो इन अ वे आफ्टर बीइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. बट सर कई बार ऐसे हो जाता है कि व्हेन दे सी पॉलिटिक्स, दे सी पीपल हु आर नॉट आइडियोलॉजिकली टुगेदर. एंड दिस वी सॉ आल्सो सर इन महाराष्ट्र एज वेल, सर, दैट जो लोग आइडियोलॉजिकली साथ में नहीं है वो लोग साथ में आ जाते हैं. तो वो लोग बाद में निराश होके मतलब दे आर सेइंग दैट बट व्हाई डिड दिस हैपन. तो आपका क्या कहना है उसके बारे में, सेइंग दैट व्हाट अबाउट टर्नकोट्स एंड पीपल हु आर फ्रॉम अदर आइडियोलॉजीज हु आर बीइंग टेकन अलोंग? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी दो तरीके से चलती है जी. एक डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी से चलती है जी, और दूसरी डेमोक्रेसी नंबर से भी चलती है. So, you know, you cannot propagate ideology without numbers. जिसके पास नंबर ही नहीं है वो क्या आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करेगा? अभी प्रशांत किशोर जी एक बहुत अच्छे सेफोलॉजिस्ट है, करेक्ट, बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट है. मैंने उनका काम करीब से देखा है. उन्होंने बिहार में बहुत बड़ी आइडियोलॉजी की बात कही, बिहार बदलने की बात कही, पर उनकी सीटें ही नहीं आई. तो आप कैसे बदलोगे? सो पॉलिटिक्स में प्रैग्मेटिक अप्रोच लेना पड़ता है, जिसमें आप आपकी आइडियोलॉजी को, आपके विचारों को, आपके इथोस को, तभी आपके मोरालिटी को तभी जिंदा रख पाएंगे जब आप पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहेंगे. फॉर रेलेवेंस आपको नंबर्स तो लगते ही है. तो इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि ये कई बार होता है कि लोग इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं. कई गठबंधन ऐसे होते हैं कि जिनमें दो पार्टियां ऐसी होती है कि जिनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती. जी सर. लेकिन कई बार डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये भी है ना कि हमारी आइडियोलॉजीज भले ही मैच न करे,
लेकिन कुछ कॉमन मिनिमम चीजों पर हम साथ में आके सरकार चला सकते हैं। करेक्ट। हर चीज में तो हम लोगों को आइडियोलॉजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइडियोलॉजी ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अल्टीमेट गोल, बट आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसमें तो बहुत ज्यादा आपको आइडियोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है, देखिए हमने 90s का एक दौर देखा है कि जिस दौर में हर साल प्राइम मिनिस्टर बदलते थे, ये भी दौर तो हमने देखा है कि जिस समय 30 पार्टियों की, 32 पार्टियों की, 28 पार्टियों की सरकारें चला करती थी, और उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होती थी वो भी 100 से ज्यादा 120, 180 इसके ऊपर होती थी। वहां से हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हुई है। सो सी ऑल सेड एंड डन, हम 75, 77, 80 साल के लोग हैं, मतलब हमारी डेमोक्रेसी इज बिटवीन 75 एंड 80 ईयर्स। करेक्ट सर। तो इसलिए एक मैच्योर्ड फेज की ओर हम लोग जा रहे हैं। मुझे अपेक्षा है कि ये जो एक ट्रांजिशन है ये आने वाले 15-20 सालों में एक हम लोगों को स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा, और वापस पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी विल टेक अ सेंटर स्टेज amongst all. So in 2032-35, ideology will take center stage again. It will take more time. More time. Okay. Sir, one more issue जो आपको पूछना चाहता हूँ was in terms of schools. School और college से बच्चे आते हैं. These are all school and college students who are sitting in front of you. There are 5,000 from 120 educational institutions across the city, sir. Huge round of applause to yourselves, you, of course. And they've been, सर आपकी बात इतने ध्यान से सुन रहे हैं, प्रिंसिपल्स आर होपिंग, सेइंग आप प्लीज हमारे स्कूल में आके टीचर बन जाइए, हमारी बात भी सुन लेंगे। They are listening to you so patiently and nicely, sir, and therefore I'm so glad that you're listening to what he's saying, because the next question is especially for you and for the coming generation. सर, यूके की यूनिवर्सिटी आप बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है, बट सर हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बीएमसी स्कूल्स में सर गिर रहा है। पहले इट वाज 4.5 लाख, नाउ इट इज कम टू 3 लाख। Of course, the infrastructure in schools is improving, things are happening, but the gross enrollment ratio is decreasing, sir. When will BMC schools become such that students will not have to go to a private school anymore, and then they will just be going to BMC schools? Not the timeline, but sir, is there a plan for this? मुझे ऐसा लगता है कि BMC schools अच्छी है जी सर, और कई BMC schools ये प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी है। दे आर डूइंग वेल। करेक्ट। आप देखिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ पर टीचिंग लर्निंग मेथड्स देखिए, वहाँ पर नए गैजेट्स देखिए। सवाल ये जो संख्या कम होने का है, इसका एक कारण ये है कि जब हम लोग मतलब सारा ये ग्रोथ पीरियड था जी सर, उस समय प्राइवेट स्कूल्स कम थी, तो लोग सरकार के स्कूलों पर निर्भर थे, बीएमसी की हो, गवर्नमेंट की हो, और उसके सिवा लोगों के लिए कोई दूसरा जरिया नहीं था। अब बहुत बड़े पैमाने पर प्राइवेट स्कूल्स भी आई है, तो स्कूल्स की संख्या ये बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो कई बार प्राइवेट स्कूल से ज्यादा प्रभावित होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि मैं जब पिछले समय मुख्यमंत्री था, और हमारे जिला परिषद की जो स्कूल्स है, उन स्कूल्स में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, वहां टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स को बदला, काफी ट्रेनिंग की। उसका परिणाम ये हुआ कि उस समय मतलब आई थिंक इट वाज इन 2018 2 लाख बच्चे ये प्राइवेट स्कूल्स छोड़कर जिला परिषद के स्कूल्स में आए। तो एक्चुअली क्या है कि मैं प्राइवेट स्कूल्स आर ऑल्सो गुड, दे आर डूइंग गुड जॉब, उनकी भी सारी सिस्टम्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वो ट्रेन करते हैं, पर कई स्कूल्स ऐसी भी है कि जो परसेप्शन पे चल रही है। मतलब माँ बाप को लगता है कि बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेज दिया तो मैंने कोई आई हैव डन समथिंग गुड फॉर माय किड, और अल्टीमेटली आप देखिए तो कई ऐसी प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनसे बीएमसी की स्कूल अच्छी है, दे आर बेटर, लेकिन लोगों को एक वो जो एक मन में ये है कि सरकारी स्कूल में मैंने अपने बच्चे को डाला और प्राइवेट स्कूल में डाला, तो मैंने प्राइवेट स्कूल में डाला तो मेरा बच्चा भाई मतलब मैं आई हैव डन समथिंग गुड फॉर माय किड। तो ये थोड़ा लोगों के दिमाग से निकालना पड़ेगा। साथ साथ ये भी है, अब हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हमारी जो बीएमसी की स्कूल्स है इसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ले जाए। करेक्ट। हम लोग ये कर सकते हैं, बीएमसी में ये ताकत है, थोड़ा विजन की आवश्यकता है, हम वो विजन देंगे
हम BMC स्कूल्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्कूल्स में परिवर्तित करके दिखाएंगे। सर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्कूल बनाना I think it's very important क्योंकि education is the pillar of the nation and is the base pillar of the nation. उस पे फोकस होगा तो ही then it will move forward. सर, मराठी में मैं ट्राई करता हूँ एक क्वेश्चन. I told you Hindi is my third language, so Marathi is fourth, actually fifth. But कोशिश. मला मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप खूप आवडली आहे. ऍप्लिकेशन कसा करायचं? मी ऍप्लिकेशन करू शकू? थोडा सांगा सर. तुम्ही ऍप्लिकेशन करू शकाल आणि आजपर्यंत विदाउट ऍप्लिकेशन, विदाउट एग्जामिनेशन कोणालाही आम्ही एंट्री दिली नाही आहे. पण इफ यू वांट टू कम, मैं पहली बार उस नियम को ब्रीच करने के लिए तैयार हूं. पण लेट मी टेल यू अ फॅक्ट. आम्ही जेव्हा मुख्यमंत्री इंटर्न्सची योजना सुरू केली 2015 मध्ये, जी सर, आणि त्याच्या पाठीमागचा उद्देश असा होता की एक फ्रेश विचार हा आपल्याला आणला पाहिजे. कारण आपल्याला कल्पना आहे की अल्टिमेटली प्रशासन चालतं, IAS ऑफिसर्स असतात, दे आर द बेस्ट, बट आपण कॉम्प्लिसंट होतो. अनेक वेळा येणारा विचार आपण थांबवतो. आपल्याला असं वाटतं की आता आम्हालाच सगळं माहिती आहे, पण हे खरं नसतं. अनेक जी नवीन तरुण असतात त्यांच्याजवळ खूप आयडियाज असतात, आणि म्हणून हा आपण CM फेलोजच्या नावाने एक प्रोग्राम सुरू केला. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की जे CM फेलोज आले त्यांनी इतकं चांगलं काम केलं. आणि आय टेल यू, असे लोक आले, आम्ही ट्रान्सपरंट परीक्षा घेतली, नो रिकमेंडेशन. कोणी परदेशातनं नोकरी सोडून आला, कोणी मोठे मोठे पॅकेजेस सोडून आला, हायली क्वालिफाईड चांगली मुलं, सगळी मुलं आणि मुली हे सगळे त्याच्यामध्ये आले. आणि दे डिड सच अ वंडरफुल जॉब. मी तुम्हाला एक सांगतो की एक आमची फार्म पॉन्डची योजना होती, मागेल त्याला शेततळं, सो फार्म पॉन्ड ऑन डिमांड. ओके सर. ती एंटायर योजना जी आहे ती योजना कन्सिव्ह केल्यानंतर, म्हणजे की मी सांगितल्यानंतर आमच्या CM फेलोजनी ती योजना तयार केली, त्या योजनेचा ट्रॅकिंग डिव्हाइस तयार केला, त्याचा संपूर्ण स्कीम फ्लो तयार केला. जी सर. आणि इतकं चांगली ती योजना झाली की देशातली बेस्ट योजना म्हणून प्राईम मिनिस्टरचा अवॉर्ड त्याला मिळाला. आणि तो अवॉर्ड घेण्याकरता आमचे CM फेलोज गेले. सो दिस इज. आणि आता तर आम्ही व्हॉट वी हॅव डन, आता याला आम्ही एक जॉईंट प्रोग्राम मध्ये कन्वर्ट केलाय. सो विथ IIT बॉम्बे आणि IIM नागपूर यांच्यासोबत हा जॉईंट प्रोग्राम झालाय. सो दे ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट विथ फ्रॉम IIT बॉम्बे. सो पब्लिक पॉलिसीमध्ये आणि पब्लिक गुड डिलिव्हरीमध्ये एक प्रकारे फार चांगल्या पद्धतीनं हे सगळे मुलं काम करतात. त्यांना फायदा हा होतोय की मेनी ऑफ देम, म्हणजे अनेक लोकांना त्यातल्या जगातल्या बेस्ट युनिव्हर्सिटीजमध्ये या सर्टिफिकेटच्या आधारावर त्यांना तिथे ऍडमिशन मिळाली. सो मला असं वाटतं की खूप चांगला हा आम्ही प्रोग्राम केला. थँक्यू. आणि आता तो आमचा 10 वर्ष चाललेला आहे. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की भारतातल्या 6 राज्यांनी, 6 स्टेट्स आमच्याकडे येऊन हा प्रोग्राम समजून त्या स्टेटमध्ये त्यांनी तो प्रोग्राम सुरू केला आहे. अरे वा, अरे वा. तर युथ कनेक्ट कार्यक्रमातून मुख्यमंत्र्यांनी तरुणांशी संवाद साधलाय. मुंबईसाठीचं विजन त्यांनी यावेळेस सांगितलंय. यानंतर बुलेटिनमध्ये एक छोटासा ब्रेक घेऊयात. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा NDTV मराठी.